कहानी यही है कि 10 दिन एक्सटेंड कर दिए गए हैं, मतलब ये पूरा महीना हम लोग कनेक्ट रहेंगे और प्रॉपर तरीके से जो भी है वो सब चीज़ सीखेंगे जैसे सीखते आ रहे थे। ठीक है, चलो आज की हम शुरुआत कर देते हैं। पहले तो आपको बेसिक्स बताया गया था, जहाँ तक मुझे उम्मीद है बिल्कुल हेलो। बेसिक्स, बिल्कुल लकी बेसिक्स। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रही हो? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अच्छा, मुझे एक क्वेरी है, इसलिए मैंने माइक ऑन किया है। हाँ हाँ, मैंने बोलो। आपका एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, पीसीआर एनालिसिस। हाँ हाँ, तो आपने जो हम लोगों को पढ़ाया है ना, एंड जो आपने यूट्यूब पे दिया है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि कौन सा कंसिडर करना है। डिफरेंस क्या मिला आपको? आपने जो ओवरसोल्ड रेशियो बताया था, हम लोगों को बताया 0.30 टू 0.90, हाँ, एंड इधर जो बताया हुआ है वो 0.30 टू 0.60 के रेंज में है। 0.80 तक आप मान सकते हो। देखो इसका ना कोई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना ये जब चीज़ें होती है ना, इनका कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं होता स्टैंडर्ड, क्योंकि मार्केट के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये मैंने कभी आप कभी 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 जो है ना मार्केट 0.80 से भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बाउंस कर जाता है, कभी कभी 90 से भी बाउंस कर जाता है। लेकिन हाँ, 0.80 एक ऐसा, आप मान लीजिए जहाँ से 80% टाइम बाउंस करेगा करेगा मार्केट। ठीक है, ओके। तो अगर 0.80 के आसपास अगर मार्केट आ जाए तो वहाँ पे हो सकता है 0.70 तक भी चला जाए मार्केट, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे जब भी उसके आसपास मार्केट आ जाए तो आपको वहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर देना। ठीक है, मतलब 80 टू 0.90 हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, और जब कभी भी जब कभी भी 1.60 के ऊपर जाना शुरू हो जाए तो आप ये नहीं सोच सकते कि अचानक से ही कूल ऑफ आएगा, नहीं। ये भी हो सकता है कि 1.70 तक भी मार्केट पहुंच सकता है, 1.80 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे कॉशियस रहना पड़ता है कि हाँ भाई, यहाँ पे कूल ऑफ आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे कि अभी देखा हमने पिछले मतलब वीक में 1.84 तक भी चला गया था मंथली वाला। हम्म। अभी जाके वो 1.50 के आसपास आया है ना। तो क्या है कि वो मतलब सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लेकिन अपने को ना एक रेंज रखनी होगी माइंड में कि हाँ भाई, इस रेंज में हमारा क्या कहते हैं चल रहा है। बस यही कहूँगा। ठीक है सर। ओके। सर और एक डाउट मुझे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर लास्ट फ्राइडे को मतलब आई थिंक 30 तारीख को हमको लाइव मार्केट में भी ऐसा दिख रहा था कि मतलब बड़े प्लेयर्स नेगेटिव पोजीशन बना रहे हैं, और वाकई में वैसा था। वैसे हाँ प्रोप्राइटर्स ने भी बेरिश पोजीशन बनाई थी, और एफआईआई ने भी बेरिश पोजीशन बनाई थी, जो कि दोनों मेन प्लेयर्स है, बड़े प्लेयर्स। हाँ मगर हाँ, मंडे को गैप अप हो गया, और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब जब बड़े प्लेयर्स बेरिश पोजीशन में है, हो सकता है 1 या 2 दिन में वापस मार्केट नीचे आएगा। मगर वो ऊपर ही चला गया, मतलब अपने बड़े प्लेयर्स ने भी अपनी पोजीशन बेरिश से बुलिश कर ली। तो सर ऐसे सिचुएशन में मतलब काफी लॉस हो जाता है, तो उसको कैसे कम करें? इस सिचुएशन में एक्चुअली में हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब मार्केट, देखो 10 में से मतलब इसी बेसिस के ऊपर, मतलब ये जो स्टडी हम लोग करते हैं एक्सेल शीट के ऊपर, इसी बेसिस के ऊपर जो है हम लोग ट्रेड करते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, अब मार्केट जो है वो बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता है एक साथ, बहुत सारी मतलब, एक तो होता है ये पोजीशंस, ठीक है, एक होता है इक्विटी, एक होता है आपका फ्यूचर्स की पूरी, फ्यूचर्स के अंदर भी क्या कहते हैं बहुत सारा शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड दोनों एक साथ चलता है। मतलब आप ये समझ लो, और टेक्निकल्स के अंदर भी आप ये समझ लो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है, जहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस खड़ी होती हैं। जैसे 16,000 की पोजीशंस थी बहुत सारी, जो मतलब काफ़ी हर एक्सपायरी के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट की हुई थी। तो आपको देखो धोखा मिलेगा, मुझे भी मिला पिछले वीक में धोखा।
मेरा भी लॉस हुआ, तकरीबन 2-2.5 लाख का लॉस हुआ। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये लॉसेस तो होंगे, कब? 10 में से एक बार ज़रूर होंगे। ठीक है, अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? इसको देखो, लॉसेस को कंट्रोल तो नहीं कर सकते आप लोग अगर लॉसेस होने हैं वो होंगे। मैंने बुक भी किया पर्सनली, आप लोगों को तो काफ़ी लेट बुक कराया, लेकिन मैंने तो बहुत मतलब तकरीबन आप लगा लो ट्यूसडे को, आज मतलब मंडे को ही बुक कर लिया था मॉर्निंग में ही। मेरा भी लॉसेस कम हो सकते थे, लेकिन वो लॉस मतलब मैंने बुक कर, बिकॉज मतलब मेरे लॉट्स काफ़ी बहुत ज़्यादा थे। तो मैं क्या समझना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो सरप्राइजेज है ना, ये आपको मिलेंगे। 10 में से एक बार ज़रूर मिलेगा। हम लोग 10 में से 10 बार ठीक नहीं हो सकते। और यहाँ पे अगर डाटा पॉइंट की बात करोगे, ठीक है, जैसे 4 तारीख, कितनी तारीख को बाउंस किया था मार्केट? फ्राइडे, कौन सी तारीख क्या थी, कुछ आइडिया? जैसे 6 तारीख, 6 में से 8 गया, तकरीबन मेरे ख्याल से 28 29 तारीख थी ना? मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म, 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 30 तारीख थी, 30। ठीक है, 30 की अगर पोजीशंस देखोगे आप, 30 तारीख ये, अब देखो कौन कहेगा कि यहाँ से बाउंस आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, वो भी इतना बड़ा। ये देखो ना, 84,000 पोजीशन जो हैं वो आपकी प्रोप्राइटर्स की बेयरिश है ऑप्शंस में, और 30 को ही आप चेक कर लो। लेकिन आ गया तो अब क्या करें? इसको आप ये चेक करो, एफआई की सबसे ज़्यादा पोजीशन नेगेटिव है, 1,11,000, 1,00,000 30 तारीख को, फ्राइडे को 1,11,000। अब इतनी हैवी पोजीशंस हैं। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग हमेशा इक्विटी के अंदर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इन लोगों को, अब इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन्होंने अगर इक्विटी में इन्वेस्ट किया या फिर इनको इन्वेस्ट करना है, तो ये लोग इस पोजीशंस को या तो लॉस लेके निकल जाएंगे या फिर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सेप्शन में ही रह सकते हैं इस केस में। मतलब 10 में से एक बार तो देखो, क्या कहते हैं, मुझे खुद याद है, मतलब मैं अगर अपना रिकॉर्ड उठा के देखूं तो फरवरी से मैंने शुरू किया था ये ऑप्शन सेलिंग। फरवरी से अभी अगस्त आ चुका है, अभी तक हमारा केवल 2 वीक ऐसे हैं जो कि लॉस में मतलब वो हुए हैं, क्लोज हुए हैं, बस बल्कि हर वीक जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है। अब ये क्या है, ये आपको एक्सेप्शन में ही काउंट करना होगा। अब जैसे कल है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, आज 12 तारीख है, आज के दिन प्रोप्राइटर 1,00,000 पोजीशंस में खड़े हैं, 1,00,000 पोजीशन नेगेटिव है। एफआईआई चेक कर लो, ये भी 19,000 पोजीशन नेगेटिव है। अब अगर कल को मेरा मार्केट, मैं ही जानता हूँ कि एफआईआई और प्रोप्राइटर दोनों नेगेटिव में हैं, लेकिन अब कल को इनको शैतानी करनी होगी तो क्या करेंगे, मार्केट को 15,200 पे लेके आएंगे। वहाँ से फिर क्या करेंगे, अगर इनको ऊपर लेके जाना है सच में तो लेके आएंगे ही ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लोग एफआईआई और डीआईआई और प्रोप्राइटर तीनों के तीनों इक्विटी में बुलिश हैं। तो ये क्या करते हैं, मार्केट को नीचे घुमाएंगे, और उस केस में मतलब ये चीज़ें ना हम ऑप्शन चेन में पकड़ सकते हैं लाइव मार्केट में। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा ज़रूर कि ये चीज़ें ना हम ऑप्शन में पकड़ सकते हैं, और वो कैसे पकड़ेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो 15,200 नीचे लेके आएंगे और इसको स्क्वायर ऑफ अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करना शुरू कर देंगे, और मार्केट को हो सकता है 16,400 तक भी लेके चले जाएं। तो हमको इसमें दो चीज़ें टेक केयर करनी होंगी। एक तो ये कि भाई देखो, ठीक है, डाटा पॉइंट्स 90% टाइम हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, चलो, इसको मानना भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमको सही इंडिकेशंस भी दे देता है। लेकिन अब अगले दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, अगले दिन के लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि हमको ना अपना व्यू पहला तो न्यूट्रल रखना होगा। न्यूट्रल के मतलब मार्केट के अंदर बेशक से हमारा डाटा जो है
बेशक से हमारा डाटा जो है वो नेगेटिव है, मान गए, किसका, प्रोप्राइटर्स का और एफआईआई का, मान गए हम इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए, जैसे अभी मैं यूट्यूब वीडियोस पे सारा डेली डालता हूँ कि भाई ये बंदा यहाँ पे कॉल लेटर एक्टिव है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो हमको पता है पहले से। अब हमको पता है पहले से कि भाई ये चीज़ यहाँ पे एक्टिव है। अब प्रोप्राइटर अगर हमारा 16,300 पे कॉल राइट करके बैठा हुआ है, तो यानी कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं होना चाहिए मार्केट। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या कहते हैं वो है, लॉजिक है। लेकिन अगर कल को 16,300 क्रॉस करके मार्केट चलना शुरू कर देगा 16,400, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मार्केट तो मतलब क्या कहते हैं हमारी एनालिसिस के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन वो अगेंस्ट नहीं जा रहा, तो कर क्या रहा है, मार्केट में प्रोप्राइटर अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, जो कि हम लाइव मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। तो जो लाइव मार्केट में जो कैप्चर करने का सिचुएशन है ना, ये मैं आपको सिखाऊंगा, इसी के लिए हम ऑप्शन चेन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ना याद रखना सभी लोग कि दो टाइप की एनालिसिस होती हैं, टू टाइप की एनालिसिस होती हैं। क्या? एक होती है पोस्ट मार्केट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ठीक है, लिख लो इस चीज़ को भी आप, ये लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा करेगा आपको। देखो लॉसेस तो होंगे, लॉसेस तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो लॉसेस में मतलब जिसने लॉसेस देखे ही ना हो, ठीक है, और मैंने तो बहुत बड़े बड़े देखे हुए हैं लॉसेस, ठीक है, और यहाँ तक कि वॉरेन बफेट साहब ने भी देखे हुए हैं लॉसेस, और सब ने देखे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, लॉसेस तो होंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालना हमको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, ये समझो आप। एक होता है पोस्ट मार्केट, ठीक है, पोस्ट मार्केट, जिसके हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा मार्केट के अंदर किस प्लेयर की क्या पोजीशन है, विच प्लेयर इज हैविंग व्हाट टाइप ऑफ पोजीशंस, ये आपको समझ में आ जाएगा पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके, जो कि ये शीट आपको बताती है। लेकिन अब कल को मेरा मार्केट अगर ऊपर जाना होगा, तो ये मेरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो ये पास्ट डाटा के बेसिस के ऊपर है ना, 90% ये फॉलो होता है, हम मान गए इस चीज़ को। लेकिन व्हाट अबाउट दैट वन डे जहाँ पे हम लोगों को हम लोगों का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस को रॉन्ग प्रूव कर रहा है लाइव मार्केट, सो वी कैन नॉट से कि भैया मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, जा सकता है, लाइव मार्केट बताएगा, डेफिनेटली बताएगा। लेकिन क्या क्या हम पास पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ही खड़े रहें? नहीं, उसके अंदर हमको लाइव मार्केट एनालिसिस यूज़ करने में आएगी। लेकिन हमको लाइव मार्केट एनालिसिस तभी हम यूज़ कर पाएंगे जब हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस को समझ लेंगे। जैसे आज की अगर मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके देखूं, तो मुझे साफ साफ पता है कि क्या पता है मुझे, साफ साफ ये पता है मुझे, ये आज मैं, याद रखना, अभी का सिचुएशन ये है कि प्रोप्राइटर ने 16,300 एंड 16,400 की कॉल राइटिंग कर रखी है, ठीक है, ये हमको पता है आज की डेट में। एफआईआई पुट बाइंग करके बैठा है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको तो ये, और वैसे भी एक दिन जब बचता है ऑप्शंस में, तो पुट बाइंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। डीआईआई ये सब दोनों हेज पोजीशंस में हैं, मतलब क्योंकि एक दिन के लिए पुट बाइंग करना मतलब आप समझ रहे हो कि प्रीमियम डीके कितना हैवी होगा, उसको कैरी करना मतलब प्रीमियम डीके कितना हैवी होगा वहाँ पे, क्योंकि एक्सपायरी बिल्कुल एक दिन बाद है, तो वहाँ पर उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, केवल इसको हेज करके दिखाना है पोजीशंस को। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है कॉल राइटिंग का। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्या कहती है हमारी, ये कहती है कि 16,300 से लेकर 400 की रेंज जो है वो ऊपर क्रॉस नहीं होगी, मतलब होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और रिटेल ट्रेडर क्या करके बैठा है, ये करके बैठा है 16,250 की पुट राइटिंग, क्लियर हो गया। तो यानी कि अब अगर कल को, ये हम जानते हैं पहले से, ये बहुत बड़ी बात है कि ये चीज़ हम जानते हैं पहले से, नॉर्मली लोग जानते नहीं हैं ये सब चीज़ें, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस शीट एंड बिकॉज ऑफ द पोस्ट मार्केट एनालिसिस वी नो दिस थिंग ऑलरेडी इन एडवांस, और ये हमको जानना भी चाहिए, क्योंकि 90% टाइम हमारा इसी बेसिस के ऊपर मार्केट बिहेव कर रहा है, ठीक है।
लेकिन हमेशा करेगा और 110% करेगा ये ज़रूरी नहीं है। 90% अगर देखो कल को मार्केट 16,300 के नीचे जाएगा तो वी विल बी द कॉन्फिडेंट ना, क्योंकि कॉल राइटर हम जानते हैं कौन है। वी विल बी द कॉन्फिडेंट पर्सन, हमको टेंशन नहीं होगी वहाँ पे। लेकिन लेकिन क्या, लाइव मार्केट में अगर ये 16,300 के ऊपर सस्टेन कर जाए और 16,400 के ऊपर चला जाए तो ये सोल्यूशन होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको लाइव मार्केट एनालिसिस में आपको ऑप्शन चेन के रूल्स जो हैं मैं आपको तो समझाऊंगा, ठीक है। वो ऑप्शन चेन के रूल्स आपको याद रहेंगे तो आपको ना अच्छा, क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप पोस्ट मार्केट के बेसिस के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे, लाइव मार्केट के रूल्स के बेसिस के ऊपर, ठीक है। और यही सॉल्यूशन है इस चीज़ का, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्राइस एक्शन वैसे मैं फॉलो तो नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं प्राइस एक्शन को जानता ज़रूर हूँ, है ना। क्योंकि मतलब क्या कहते हैं कि प्राइस एक्शन वैसे रिलायबल नहीं होता है दोस्तों, लेकिन प्राइस एक्शन को कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि वो आपको एक ना बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर सिचुएशन जो है ना वो बताता रहता है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि कहाँ तक मार्केट जाएगा, वो आपको ये नहीं बताएगा रिवर्सल कहाँ से होगा, वो ये नहीं बताएगा आपको कि रिवर्सल जो है वो रियल में है, रियल वाला है या फॉल्स है, कुछ नहीं बताएगा वो आपको। हाँ, लेकिन वो आपको ये जरूर बता देगा कि ये भी बाइंग प्रेशर है, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी स्टॉक के अंदर कभी भी ये बड़ी बड़ी कैंडल्स जब आपको मिलें, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स जब आपको मिलें तो हमेशा वहाँ पे एक बाइंग, अगर ये वॉल्यूम के साथ हैं तो, ठीक है, मैं आपको इस पर दिखाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्वेस्टिंग, वॉल्यूम इन्वेस्टिंग पे दिख जाएगा। और इसको ना कोरिलेट करके देखना, फिर आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोरिलेट करके, और इसको 2 से 3 जगह अप्लाई करके देखना, आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। और प्राइस एक्शन को ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्राइस एक्शन को ना हमेशा लॉन्ग टू शॉर्ट टाइम में फॉलो करना है। याद रखना, प्राइस एक्शन ना कभी भी ना आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा अगर आप शॉर्ट टू लॉन्ग उसमें आप क्या कहते हैं करोगे फॉलो। मैं लॉन्ग टू शॉर्ट क्यों कह रहा हूँ, अभी अभी दिखाता हूँ आपको, देखो। और मैं इसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी सारी शॉर्ट पोजीशंस को निकाल भी दिया, चाहे वो लॉस में निकाला हो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ पे देखना, लॉन्ग टू प्राइस एक्शन कैसे फॉलो करते हैं, लॉन्ग टू शॉर्ट। ये म्यूट म्यूट कर दीजिए। अभी पता लग जाएगा ये सब चीज़, ये पता लग जाएगा, पहले ऑप्शन चेंज कर देंगे। देखो प्राइडेक्शन को फॉलो, प्राइडेक्शन ना रिलायबल केवल एक ही चीज़ पे होता है, लॉन्ग टू शॉर्ट पे। शॉर्ट टू लॉन्ग पे अगर करेंगे ना प्राइडेक्शन को फॉलो, तो अपन लोगों का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अपन लोग रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। म्यूट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, भाई मैं थक गया, भाई मैं थक गया।
ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि हमेशा ना लॉन्ग टू शॉर्ट में डायरेक्शन को फॉलो करना है। फॉलो नहीं करना है मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या। जैसे लॉन्ग टू शॉर्ट में अगर मैं मानूँ तो मेरा लॉन्ग टू शॉर्ट के बेसिस के ऊपर क्या क्या निकलेगा टाइम फ्रेम, ध्यान से समझना। वो निकलेगा, पहले निकलेगा मेरा मंथली, ठीक है, पहले निकलेगा मेरा मंथली, फिर मेरा निकलेगा वीकली, और फिर मेरा निकलेगा डेली। ठीक है, डेली। ठीक है, और अभी मैं इसको दिखाऊंगा इसको अप्लाई करके। और फिर मेरा निकलेगा क्या, आवरली। ये मेरा टाइम फ्रेम है अगर मैं प्राइडेक्शन फॉलो सच में ही करना चाहता हूँ तो। ठीक है, पहला मंथली, फिर वीकली, लिख लो इस चीज़ को, फिर डेली और फिर आवरली। जब कभी भी आप किसी भी चीज़ की एनालिसिस करना स्टार्ट करें, और करोगे लाइफ में, डेफिनेटली करोगे। ठीक है, चाहे आप इंडेक्स की करो, चाहे आप किसी भी स्टॉक की करो। ठीक है, हमेशा पहले प्राइवेशन को देखोगे वो चाहता क्या है। ठीक है, प्राइवेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट सीख लोगे तो देखो अच्छी बात ये है, क्योंकि सीखोगे और इस पर फॉलो करोगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रिलायबल नहीं है उतना, लेकिन आपको कुछ इंडिकेशन ज़रूर दे सकता है। कैसे, जैसे मैं अगर इसको निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में देखो आप मंथली बेसिस के ऊपर चेक करो। ठीक है, ये मेरा मंथली है, मंथली चार्ट। ध्यान से समझना, मैं 10 मिनट लूँगा बस इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सो समझ लोगे ना, बहुत आसानी होगी एनालिसिस करने में। अगर मैं मंथली देखूं तो दोस्तों मंथली के अंदर आपका ना पिछले 1 2 3 4 4 दिन में से, पहले 4 महीने में से केवल 2 महीने ऐसे थे जो कंसोलिडेशन में गए, और 1 महीना अब ऐसा है कि भाई जिसका जो इस कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर चल रहा है। अब करंट मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दूसरी चीज, प्राइस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, बिग कैंडल्स। ठीक है, बिग कैंडल्स। अब बिग कैंडल्स क्या बताती हैं, ध्यान से समझना। बिग कैंडल्स दोस्तों ये बताती हैं कि वहाँ पर किसी ने तो एंट्री ली है, कुछ तो किया है, मतलब वहाँ पे कुछ तो किया है और किसी ने एंट्री ली है। अब जैसे यहाँ पे था, ये बड़ी कैंडल थी, ये बड़ी कैंडल क्या है, ये एग्जिट था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो आप, बड़ी कैंडल ज़्यादा मिलेंगी, 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली। ठीक है, 4 5 6 7, और अभी भी जो है ना ये बड़ी कैंडल, ये अब बनी नहीं है, ये अभी 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी भी ये कैंडल बुलिश ही है। ठीक है, अब आपको कैसे इसको कंफर्म करना है कि ये गिरेगा नहीं, क्योंकि अब देखो हो तो ये सकता है ना कि भाई प्राइडिक्शन है कि भाई ये रिलायबल है कि नहीं, और ये प्राइडिक्शन जो है वो फेल नहीं हो जाए, अपने को लॉसेस ना हो जाए, है ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं क्या, तो इसका सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है कि जब कभी अब ये गिरेगा, अगर इसको ग्रीन को रेड होना है, मतलब समझ लो इस कैंडल को अगर वीक होना है और इसको गिरना है मार्केट को, तो कम से कम इस ग्रीन कैंडल को रेड होना होगा। तो वो कैसे होगा, ध्यान से समझना कैसे होगा। वो ऐसे होगा जब ओपनिंग इसकी ओपनिंग है तकरीबन 900 के आसपास। ठीक है, 900 के आसपास कैंडल का लोअर बेस आप देख लो, 850 के आसपास है, 850 और 900 के आसपास। अब इस चीज़ को ना कंफर्म करो आप डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर, 900 के लेवल को सर्च करो, क्या अगले कुछ महीनों तक 900 में के लेवल के नीचे मार्केट जा सकता है क्या। चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये मंथली है, मंथली में हमने नोट डाउन किया 900 का लेवल है, इसको वीकली में करते हैं अब। ठीक है, ये लो वीकली में कर दिया। अब मंथली में हमको पता है बुलिश कैंडल है, ठीक है, 900 उसका लो है। वीकली में
वीकली में ये वाली बड़ी कैंडल अपने को मिली, ठीक है, इसका भी 900 के आसपास ही लो है, ठीक है। अब मतलब वीकली और ये क्या कहते हैं मंथली, दोनों हमने पकड़ लिया, 900 का लो है। अब हमें करना है वन डे का, वन डे का पकड़ लो। वन डे के अंदर अपने को मिली ये वाली बड़ी कैंडल, ठीक है। जो ये बड़ी कैंडल होती है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है प्राइवेक्शन के बेसिस के ऊपर। तो इसके अंदर देखो आप, इसका भी लो जो है वही 950 के आसपास ही है। तो अब हमको ये कंफर्म करना है कि तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये 950 के आसपास जो लो है, ये क्या ये टूटेगा। और आप इस चीज़ को हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसको हर ऑप्शन, देखो ये एक्सपायरी तो चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ख़त्म हो गई है। 18 अगस्त चेक करो 950 के आसपास क्या हो रहा है। ये तो बैंक निफ्टी है, चेक करो 16,000 के आसपास, 74,000, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चेक करो 26 के आसपास, यहाँ पर 66,000, और यहाँ पर देखो 27,000 मात्र, और ये मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ चेक कर लो 30 सितंबर। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, अभी समझ जाओगे आप, 5 मिनट ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा। 16,000, इसके नीचे 16,000 के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बाइंग की जाती है ना, ये जो आपको दिख रही बड़ी बड़ी कैंडल्स, इनको ना इम्पोर्टेंस दिया करो आगे की एनालिसिस के लिए, आगे की एनालिसिस के लिए। और अभी मैं इसी को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। मतलब मुझे अभी 16,000 के लेवल के नीचे मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा, उसके ऊपर ऊपर कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। तो प्राइडेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स। और क्या फॉलो करना है, मंथली टू वीकली, वीकली टू डेली। अब मुझे ये पता है कि वीकली कैंडल में मेरा क्लोजिंग पिछले वीक की क्या थी, 238, ठीक है। और अभी इस फ्राइडे को क्लोजिंग अगर 238 के ऊपर हो गई, 300 के आसपास भी हो गई, तो ये वीक भी प्रीवियस वीक की क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोजिंग देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ट्रेंड तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो गई ना। और आपको ये कंफर्म भी है ना कि 200 के नीचे आसानी से मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी वीकली की क्लोजिंग जो है बड़ी अच्छी है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्राइस को देखकर डाटा को कंफर्म कर लो, या फिर डाटा को देखकर प्राइस को कंफर्म कर लो, लेकिन कंफर्म जरूर कर लो, ठीक है। अब दूसरी चीज कि अब ये ट्रेंड, अब आप देखो ध्यान से समझना, ये ट्रेंड वीकली का और जो वन डे का है, प्राइडेक्शन के बेसिस के ऊपर मुझे पर्सनली साफ साफ दिख रहा है कि ये अब ट्रेंड में है मार्केट। क्लियर हो गया, अब ट्रेंड में बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और जो प्लेयर्स हैं हमारे, कौन से, FII प्रोप्राइटर्स वगैरह जो भी हैं बड़े प्लेयर्स, ऑप्शंस में वो नेगेटिव में बैठे हुए हैं। तो क्या, तो क्या मतलब वो लोग अपनी पोजीशन शॉर्ट कवर नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। और ऑप्शंस के अंदर क्या वो लॉस नहीं ले सकते, डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि उनका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट चल रहा है फिलहाल। आप समझ रहे हो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, हमको फर्क जरूर पड़ जाएगा। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि हमको 2 से 3 चीज़ों, जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो हमको 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो PCR इंपॉर्टेंट होता ही होता है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन भी
लॉन्ग टू शॉर्ट में, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ, और इन सब चीज़ों के बावजूद भी देखो गलत हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन बहुत रेयर होते हैं, कभी कभी होते हैं। तीसरी चीज़ हमारा डाटा पॉइंट, यानी जिसको कहते हैं हम पोस्ट मार्केट डाटा पॉइंट, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ, मतलब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, वो है दोस्तों फ्यूचर्स, फ्यूचर्स का डाटा, ठीक है। अब पीसीआर आपको पता है, ठीक है, प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टू शॉर्ट में चलेंगे हम, पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको करनी आ जाएगी, ठीक है। अब फ्यूचर्स के बारे में ना मैं आपको आज बता ही देता हूँ, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, ताकि, क्योंकि देखो फ्यूचर्स ना बहुत सिंपल है समझना, बहुत ज़्यादा सिंपल है समझना ऑप्शंस के मुकाबले, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हो फ्यूचर्स के अंदर पैसा ज़्यादा लगाया जाता है, ऑप्शंस में कम लगाया जाता है, ठीक है। तो मैं अभी फ्यूचर्स को बता देता हूँ, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ना आपको ना उसकी फाइल अपडेट करनी होगी फ्यूचर सेगमेंट की, जो आप बना रहे हो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स की, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं, लेकिन एक ओवरऑल सिनारियो क्या चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर वो आपको समझना होगा, ठीक है। एक मिनट, बिग कैंडल इंडिकेट बिग बायर्स आर इन दिस साइड, अगर कैंडल बिग है और ग्रीन है तो वो बायर्स ही होंगे, ठीक है। अभी देखना, आप समझना मेरी बात को। अब बात आती है इक्विटी में बुलिश हैं लोग, बड़े प्लेयर्स, फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, बुलिश हैं, शॉर्ट तो है नहीं ना अभी, ना तो प्रोप्राइटर शॉर्ट है फ्यूचर्स में, अगर डाटा पॉइंट भी देखोगे उठा के, एफआईआई की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक मिनट, ये देखो नेट बेसिस के ऊपर एफआईआई तो रेगुलरली मतलब 50,000 से ऊपर पोजीशन में आगे रखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं प्रोप्राइटर की बात करूं तो इसकी पोजीशंस भी मतलब 20,000 से ऊपर हुई नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट को ऑप्शंस के थ्रू मैनिपुलेट करना आसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू और इक्विटी के थ्रू आसान नहीं है मैनिपुलेट करना। और देखो यहाँ पर अगर मैं डाटा पॉइंट की बात करूँ तो आप चेक कर लो, अभी डाटा शायद कल का मेंटेन नहीं हुआ, इस महीने में 194 करोड़ रुपीस कल तक के बेसिस के ऊपर प्रोप्राइटर बुलिश है, ठीक है। और यहाँ पर चेक करो एफआईआई, एफआईआई भी देखो बुलिश है रेगुलरली, 2766, मतलब 3,000 करोड़ बुलिश है। डीआई बात कर लेते हैं, डीआई देखो बुलिश है 180 करोड़, आज का डाटा अपडेट नहीं है, आज भी इन्होंने 600 करोड़ की बाइंग की है, आज भी एफआईआई ने बाइंग की है, ठीक है। क्लाइंट देखो क्या कर रहा है, क्लाइंट 2,500 करोड़ नेगेटिव है, आप समझ रहे हो। एनालिसिस क्या कहता है, एनालिसिस ये कहता है इक्विटी ऊपर है सबसे ज़्यादा, फ्यूचर सेकंड नंबर पे आएगा ही आएगा, और ऑप्शंस वो थर्ड नंबर पे है। तो अगर ये लॉसेस ले रहे हैं ना ऑप्शंस में, कौन, बड़े प्लेयर, जैसा कि उन्होंने 16,000 के आसपास लिया, तो वो उसको झेल जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनका इक्विटी बुलिश है, फ्यूचर बुलिश है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, और इस महीने में अभी देखो मैं क्यों बुलिश हूँ, अब कंसोलिडेशन के अंदर भी क्यों बुलिश हूँ, तो इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि इक्विटी में तो बड़े लोग बाई कर रहे हैं ना, आपको दिख रहा है ना साफ साफ, जब तक इक्विटी में बाय करेंगे तब तक तो मार्केट नीचे नहीं गिर सकता, ठीक है। और मार्केट 16,500 के ऊपर भी जा सकता है इस महीने के अंदर अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड वो करना है अपने को, एनालिसिस,
देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल होता है। फ्यूचर के पहले रूल लिख लो। फ्यूचर में 2 ही रूल होते हैं, केवल 2 रूल, लिख लो इस चीज़ को भी। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस। ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं होती फ्यूचर के अंदर, लेकिन बहुत छोटी कहानी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन। और फ्यूचर की पोजीशंस ना आप अलग से इसकी एक वो बनाना, क्या कहते हैं, शीट बनाना, आपको बहुत सुविधा होगी, बहुत आसानी होगी। कैसे, देखो, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस, ये फ्यूचर का प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ठीक है, फ्यूचर का प्राइस। अब देखो, वो सिंपल सी बात है दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, 4 कंडीशन होती हैं केवल इसमें भी। पहली कंडीशन, लिख लेना इस कंडीशंस को, फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं फ्यूचर में। अब वहाँ पर अगर देखो, फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हो रही है ना, और ऑप्शंस में अगर बड़ा प्लेयर हेड करके बैठा हुआ है या फिर शॉर्ट करके बैठा हुआ है ऑप्शंस में, एक्सेल शीट के बेसिस के ऊपर, तो समझ लेना कि वो बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब वो कल को धोखा दे देगा, अपना शॉर्ट पोजीशंस कवर कर लेगा ऑप्शंस की, और यहीं पर क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो जाती है। हम समझ नहीं पाते कि मतलब फ्यूचर में वो बंदा लॉन्ग बैठा है। अभी दिखाता हूँ आपको, आज का डाटा देखना, आपको पता लग जाएगा। देखो, फ्यूचर में दोनों ऊपर जा रहे हैं, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर लॉन्ग बिल्डअप हुआ, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्लोज कर रहे हैं फिर, और प्राइस भी नीचे जा रहा है फिर, इसका मतलब लॉन्ग पोजीशन जो थी वो अनवाइंड हो गई, लॉन्ग अनवाइंडिंग। और ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, स्टॉक्स में भी, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। तीसरा, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, फ्यूचर का प्राइस नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, शॉर्ट बिल्डअप, मतलब शॉर्ट पोजीशन बनाई गई हैं। चौथी चीज क्या है कि पोजीशंस क्लोज हो रही हैं और प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। ये लिख लो पहले, मैं आपको दिखाता हूँ इसका डाटा कहाँ से मेंटेन करना है, बहुत सिंपल है, और आपको पूरा आइडिया भी हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शंस को ना 90% जगह पे यूज़ किया जाता है हैजिंग के लिए, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। इसको पहले नोट डाउन कर लो फटाफट से, तो मैं आपको डाटा पॉइंट दिखाता हूँ। आप किसी भी स्टॉक के बारे में पता लगा सकते हो उस चीज़ से, और बहुत रिलायबल भी होता है वो चीज़। नोट डाउन करो फटाफट से इसको। कर लिया नोट डाउन सभी नए लोगों ने? पुराने लोगों को तो पता होगा ये चीज़। किया? उसके बाद मैं चार्जर लगा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको ये कैसे आपको दिखेगा। नोट डाउन किया? नोट डाउन हो गया ना? चलो ठीक है। अब अपना एक शीट मेंटेन करते हैं, ठीक है, 1 मिनट में हो जाएगी। ध्यान से समझना कैसे होगी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इस चीज़ को ना आप किसी भी स्टॉक के अगर एनालिसिस करोगे ना,
अभी करके दिखाऊंगा आपको स्टॉक की एनालिसिस भी, निफ्टी बैंक निफ्टी सबके दिखाऊंगा करके, आपको ना शॉक लगेगा कि यार ये भी होता है क्या। ठीक है, पहले निफ्टी की कर लेते हैं। ठीक है, एक एक्सेल खोल लेते हैं पहले नॉर्मल। अगर एफ स्टॉक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कोई भी स्टॉक है, तो आप उसके एनालिसिस आराम से कर सकते हो, ईजीली तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कैसे करनी है मैं बता रहा हूँ। और इंडेक्स की भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आता है। और याद रखना, फ्यूचर के अंदर लॉसेस नहीं करते हैं बड़े प्लेयर, ऑप्शंस में झेल जाएंगे एक बार को, वो बेयर कर सकते हैं ऑप्शंस में लॉसेस को, लेकिन फ्यूचर में नहीं करेंगे, मर जाएंगे वो। अभी अक्सर खोलना है। ठीक है, खुल गई। तो एक्सेल मैंने खोल लिया, कुछ नहीं करना, आपको खुद से कर लेना इस चीज़ को, बहुत सिंपल है। देखो, जैसे ही हम ऑप्शन चेन खोलते हैं, ऑप्शन चेन खोलना आपको आता ही है सबको। ठीक है, चलो खुल गया ऑप्शन चेन। नहीं करना ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन का सेगमेंट का पार्ट है। अब फ्यूचर सेगमेंट हम बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर सेगमेंट के ना अंदर कैसे जाएंगे हम, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी भी स्टॉक के बारे में बता सकते हो आप। अब ये निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने निफ्टी के ऑप्शन चेन खोल रखी थी इसलिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे ना क्या करना है, इस तरीके से आ गए आप, तो आपको करंट मंथ का जो फ्यूचर ऑप्शन है, फ्यूचर है ना, 3 महीने का फ्यूचर आपको मिलेगा, अगले 3 महीने का। अभी का देखना है आपको 26 अगस्त का। ठीक है, 26 अगस्त का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है, सिंबल के ऊपर, 26 के अंदर क्लिक करना है आपको। कर दिया, चलो अच्छी बात है। अब आपको ये खुल गया, अब आपको क्या करना है, ऑल हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करना है। ये लो, मतलब पुराना डाटा आपको सिंपल तरीके से खुद से पता लग जाएगा भाई। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये आपका डाटा आ गया पूरे 1 महीने का, लास्ट 1 मंथ का। आपको तो पिछले 10 दिन का ही चाहिए। ठीक है, मतलब पिछले वीक में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, या फिर जब से आपका ये मंथ शुरू हुआ है। मैं तो उसको पुराना टाइम से अपडेट करके रखता हूँ। मेरे को नहीं, मतलब मेरे को तो जितना ज़्यादा डाटा मिलेगा उतना बढ़िया है। अब इसको मेंटेन कैसे करना है, ये देखो, ये डेट से यहाँ पे इसको कॉपी सिलेक्ट करो और नीचे तक आ जाओ। इसको 30 जुलाई से, जहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी ना, ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं, 30 जुलाई से। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर दो यहाँ पर, कुछ मत करो, बस पेस्ट कर दो। ठीक है, इतना काम है, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये डाटा ना डेली अपडेट होता है शाम को 7 बजे के बाद। चलो मैंने पेस्ट कर दिया, बहुत सिंपल हो गया। अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी डेट कौन सी, एक्सपायरी का हमारा फ्यूचर का डाटा है, ये दिखा रहा है साथ में। ऑप्शन तो आपको हटा देना है, स्ट्राइक पर ही हटा देनी है। ठीक है, ये प्राइस है, ओपन प्राइस अपने को नहीं चाहिए, हाई प्राइस नहीं चाहिए, लो प्राइस नहीं चाहिए। अपने को चाहिए क्या, सेटलमेंट प्राइस। सेटलमेंट प्राइस अपने अपन लोगों ने ले लिया। अपने को फ्यूचर का नहीं चाहिए, टर्नओवर नहीं चाहिए अपने को, नहीं चाहिए, प्रीमियम वैल्यू नहीं चाहिए अपने को। अपने को क्या चाहिए, अपने को ओपन इंटरेस्ट चाहिए। ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस, दोनों चीज़ अपने पास आ गई है। डी कॉलम में अपना प्राइस है, ई कॉलम में अपना ओपन इंटरेस्ट है। आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रखना चाहते हो रख लो, नहीं रखना चाहते मर्जी आपकी। मैं रख लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वही होगा कि भाई ओपन इंटरेस्ट के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपकी, जैसे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, तो अगले दिन जो है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज ही दिखाएगा आपको। दिखाता हूँ, इसलिए 94,000 था। ठीक है, 94,000,
ठीक है। अगले दिन ये 1,04,000 हुआ, ठीक है, तो तकरीबन 10,000 पोजीशंस बढ़ी, तो यहाँ पे 10,000 ऑलरेडी यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं कर ही रहा हूँ, देख ही रहा हूँ टोटल ओपन इंटरेस्ट में। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ हाँ ले लो। नहीं तो कोई नहीं आया। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मेरा 30 जुलाई को क्या सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी मान लेते हैं, ये सिचुएशन हमने 30 जुलाई से मतलब मान लेते हैं हमने एनालिसिस करनी शुरू करी, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे 2 जुलाई को 30 जुलाई से, ठीक है। तो हमारी एनालिसिस 2 जुलाई से शुरू होगी। तो भाई मेरे, अब हमको क्या रूल याद रखने हैं, रूल अपन लोगों को याद है जो भी आपको लिखवाए थे। अब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ 2 जुलाई को, ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस सेटलमेंट प्राइस भी इंक्रीज हो गया 2 जुलाई को। तो यानी कि यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आया अपना, बताओ ज़रा, कंक्लूजन क्या निकल के आया? 2 जुलाई को क्या पोजीशंस बिल्ड हुई हैं, कोई बताएगा फ्यूचर में? लॉन्ग बिल्डअप हुआ है ना, हुआ है ना? चलो लिख लेते हैं, आप सबके सामने होगा अभी एनालिसिस, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं, और ये डेली करना आप, डेली, ठीक है। अब 1,04,000 हमारा ओपन इंटरेस्ट था, अब वो हो गया 1,16,000, बढ़ गया, मतलब प्राइस भी बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे स्पॉट का प्राइस भी लिख लो आप, स्पॉट 30 जुलाई को क्या था स्पॉट, 30 जुलाई को, 30 जुलाई को स्पॉट क्या था, कोई बताएगा? 30 जुलाई को चेक कर लेते हैं। 30 जुलाई को 30 जुलाई 763 था, ठीक है ना, बताते रहना आगे अगला दिन पे भी। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 5763, ठीक है। अब यहाँ, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं इसको नीचे, ठीक है। तो लॉन्ग बिल्डअप हुआ था नेक्स्ट डे, तो अगले दिन क्या था क्लोजिंग, अगले दिन क्लोजिंग क्या थी? अब याद रखना फ्यूचर के अंदर लॉस नहीं झेलेंगे वो लोग, 15,885। ठीक है। 15,885, इसको ना करना डेली एनालिसिस को, ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी, ठीक है। आपने बना के दे दिया, चलो अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं हो क्या रहा है फ्यूचर सेगमेंट में। लेकिन फिर ऊपर से क्या हुआ रहा, हमारा क्या हुआ, सेटलमेंट प्राइस फ्यूचर का भी ऊपर गया, प्लस ओपन इंटरेस्ट भी हमारा ऊपर गया, मतलब फिर से हमारा लॉन्ग बिल्डअप हुआ, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप पहले से ही चल रहा था और लॉन्ग बिल्डअप हो गया, तो यानी कि हमारा मार्केट टूट गया, 16,000 के ऊपर चला गया, ठीक है, 16,131। तो यहाँ पर फ्यूचर में तो बुलिश ही है वो लोग, ठीक है। अब याद रखना आगे, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर 92,000 पोजीशंस और ऐड की, मार्केट और ऊपर चला गया, ठीक है, यानी कि और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है अभी, आप देख रहे हो, और भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो अब इसका क्या हुआ, 16,259, मतलब वो अपने फ्यूचर को बुलिश, फ्यूचर को उनकी, अब आप समझ रहे हो, ऑप्शंस में वो लोग लॉस झेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग फ्यूचर को कितना ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रॉफिटेबल कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 5 लाख पोजीशंस और ऐड की नेक्स्ट डे, और प्राइस भी ऊपर गया, सेटलमेंट प्राइस भी ऊपर गया, मतलब और लॉन्ग बिल्डअप हो गया,
ठीक है, फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप और हो गया, कितना हुआ 259 के बाद 293, ठीक है, प्राइस ऊपर और चला गया। अभी और देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ, 6 अगस्त को क्या हुआ कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। अब यहाँ पे पोजीशंस जो हैं, मार्केट जो है ना वो नीचे गिरा है, मतलब प्राइस जो है वो क्लोजिंग प्राइस जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, डाउन है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट बना है, मतलब किसी ने यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश की, और शॉर्ट तभी करेगा, पहले उसने क्या किया, बड़े प्लेयर ने पहले उसने शॉर्ट बनाया, लॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, शॉर्ट बनाया है, क्योंकि दोनों तरफ दोनों सिचुएशंस अलग अलग चलती हैं, याद रखना। हमारी तरह नहीं है कि अगर हमारी तरह उनका अकाउंट नहीं होता है, उनका ओपन एंडेड अकाउंट होता है, हमारा लॉन्ग एंडेड अकाउंट होता है। ओपन एंडेड मतलब वो दोनों तरफ की पोजीशंस ओपन रख सकते हैं, शॉर्ट वाली भी और लॉन्ग वाली भी, याद रखना, ठीक है। तो अभी उन्होंने लॉन्ग साइड की बिल्डअप करा था, लॉन्ग साइड प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, ठीक है, याद रखना। लेकिन 6 अगस्त को उन्होंने शॉर्ट साइड को पोजीशंस को बिल्ड करने की कोशिश की, ठीक है। मार्केट कहाँ पे आ गया हमारा, 16,258 यार, 8 शायद, ठीक है। आगे देखते हैं। अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट पोजीशन से बात नहीं बनी। जब ये, अब ध्यान से समझना, इसको ट्रेड कैसे करेंगे हम लोग, याद रखना। 251, फिर आ गया 270 262, फिर आ गया 276, यानी कि अभी भी यहाँ पे फिर अब लॉन्ग करना शुरू कर दिया दोबारा से, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, क्योंकि प्राइस तो रेगुलरली बढ़ रहा है ना, प्रीवियस कंपेयर टू प्रीवियस डे, प्लस ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स टोटली लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और हमारा मार्केट कहाँ जा रहा है, 16 16,238, 16,258, 16,280, 80, 16,280, ठीक है, 16,282, ये आज का है, ठीक है। तो आज देखते हैं क्या हुआ। आज देखो उन्होंने पोजीशंस बुक की हैं, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब ये शॉर्ट बिल्डअप का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किस चीज़ का, ये कहीं खो गया बीच में। इन्होंने 30 तारीख से लेके अभी तक पिछले 10 दिन में क्या किया है, 10 तारीख तक इन्होंने क्या किया है, 30 से लेके 10 तक एक ही काम किया है, वो क्या किया है, लॉन्ग पोजीशन बनाई है बस। 30 तारीख को हमारा 94,000 के आसपास ये था ओपन इंटरेस्ट, आज कहाँ खड़े हैं हम, 1,27,000। इसमें क्या काम हुआ है, बुलिश पोजीशन बनी हुई है पिछले 10 दिन में। इक्विटी में क्या काम हुआ है, मार्केट में बड़े प्लेयर्स के द्वारा बुलिश पोजीशन बनी हुई हैं, फ्यूचर्स में बुलिश, इक्विटी में बुलिश, ऑप्शंस में अब वो बेयरिश हो या बुलिश हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑप्शंस का तो लॉस वो भी झेल सकते हैं ना, आप समझ रहे हो। तो यानी कि मार्केट का ऊपर जाना बिल्कुल सही है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। तो अभी आज इन्होंने क्या काम किया है, आज इन्होंने क्या काम किया, अपनी पोजीशंस को क्लोज किया है, ठीक है, यानी कि इन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग कर दी शुरू, अनवाइंडिंग, प्राइस सेटलमेंट प्राइस तो ऊपर है, ठीक है, सॉरी लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है,
क्योंकि प्राइस ऊपर गया है और पोजीशंस क्लोज हुई हैं। आप समझ रहे हो? तो मेरे भाई शॉर्ट कवरिंग भी एक बुलिश साइन होता है। अब देखो कौन कौन सा साइन बुलिश होता है। ये होता है बुलिश साइन, बुलिश साइन, ये बुलिश साइन, ये बुलिश साइन, ये बुलिश साइन, ये बुलिश साइन और ये बुलिश साइन। मतलब ये जो शॉर्ट बिल्ड किया था इसको भी कवर कर लिया गया है, बस बीच में एक ही बेयरिश साइन है। मार्केट तो बुलिश ही है ना, मार्केट तो बुलिश ही है फ्यूचर्स के हिसाब से। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुको। तो अभी भी जो है ना ट्रेंड जो है वो फ्यूचर्स के डाटा के हिसाब से बुलिश ही है। ये समझ में आया किसी को? ये वाली एनालिसिस समझ में आई जो मतलब मैंने अभी करके दिखाई आप सबको? किसी को कोई डाउट है इस वाली एनालिसिस में? मतलब ये ना ऑप्शन से भी ज़्यादा सिंपल है और आप किसी की भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी की भी कर सकते हो, निफ्टी की भी कर सकते हो, किसी की भी कर सकते हो। आप समझ रहे हो? और ये फ्यूचर्स में ना क्या होता है, ऑप्शंस में ना एक बात याद रखना सभी लोग, ऑप्शंस में जो ये 50-100 पॉइंट के डाउनसाइड मूव आते हैं ना इंट्राडे में, ये ऑप्शन से कर सकते हैं अपन लोग। लेकिन फ्यूचर्स का जो ट्रेंड होता है ना, फ्यूचर्स का जो ट्रेंड होता है वो आसानी से क्लोज नहीं हो सकता। मतलब अगर ये क्या कहते हैं इसको, अगर फ्यूचर्स में कोई लगातार लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग कर रहा है ना, तो आसानी से मार्केट को नहीं गिरने देगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। विच प्लेयर मेकिंग बिल्डिंग द पोजिशन, फ्यूचर पोजिशन, ये आपको एक्सेल से पता लग जाएगा यहाँ पे। ये आपको एक्सेल से पता लग जाएगा। थर्टी के बाद प्रोप्राइटर्स ने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की फ्यूचर को, ठीक है, और एफआईआई ने क्या करने की कोशिश की, 35, 36, 67, 69, 65, मतलब लगातार जो है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है 9 तारीख तक। 9 तारीख तक लगातार लॉन्ग किया गया है एफआईआई के द्वारा, ठीक है। और 10 तारीख कल थी, तो आप समझ ही लो। डीआईआई को बात कर लेते हैं। डीआईआई ने इसको फ्यूचर को शॉर्ट किया है, ठीक है। तो मतलब लॉन्ग जो किया है वो एफआईआई ने ही किया है। और अगर मैं बात करूँ इसकी क्लाइंट की, तो क्लाइंट ने ये रेगुलरली इसको, मतलब इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तकरीबन आप ये समझ लो 9, 13, 19, 21, 18। अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और याद रखो, लिख लो, फ्यूचर्स के अंदर अगर कोई बंदा 20,000 नेगेटिव या पॉजिटिव में बैठा हुआ है, लिख लेना इस चीज़ को, फ्यूचर एनालिसिस आपको करने में हेल्प होगी। 20,000 पोजीशंस नेगेटिव में हो उसकी या पॉजिटिव में हो, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है ना, ये देखो 30 जुलाई अगस्त से ये लोग लगातार कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर 20,000 के नीचे नीचे हैं। कौन? क्लाइंट लोग। तो इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, मतलब इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं मानेंगे हम लोग। किसके अंदर? फ्यूचर सेगमेंट के अंदर।
ठीक है, पार्टिसिपेशन किसका है एक्चुअली में, ये हमें देखना होगा। वो है एक्चुअली में, और देखो DI तो फ्यूचर्स को शॉर्ट ही करते आ रहे हैं बहुत समय से, मतलब ये केवल और केवल अपने हैज पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर सेगमेंट में। इसको तो हम लॉन्ग कोई कर रहा है, कौन कर रहा है ये हमें देखना है। एक ही बंदा कर रहा है लॉन्ग 30 तारीख से, ये देखो लगातार कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर 20,000 से ऊपर पोजीशंस हैं इनकी फ्यूचर में। तो कौन कर रहा है लॉन्ग, जिसकी 20,000 से ऊपर की पोजीशंस होंगी वही हम लोग मानेंगे कि कंसिस्टेंटली वही एक्टिव है फ्यूचर्स में। और वो कौन है, FII। ठीक है, तो इस तरीके से अब FII देखो इक्विटी में ही बुलिश है। ठीक है, FII इक्विटी में ही बुलिश है, FII फ्यूचर में ही बुलिश है। तो ऑप्शंस में वो नेगेटिव भी हो रहा है बार बार, और क्या कहते हैं अपनी पोजीशंस क्लोज भी कर रहा है बार बार। तो भाई ऑप्शंस में तो वो प्ले कर रहा है ना केवल, मतलब बेवकूफ़ बनाया लोगों का। इक्विटी में बुलिश, फ्यूचर में बुलिश, तो ओवरऑल तो वो बुलिश ही है ना इस महीने में। कौन, FII। तो इसलिए मार्केट भी बुलिश ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इस वाली शीट को मेंटेन करोगे ना डेली बेसिस के ऊपर, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसका ना डाटा आप किसी भी चीज़ का मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, दिखाता हूँ आपको, बैंक निफ्टी का कर सकते हो आप, एक कोई भी नाम बताना स्टॉक का, उसका भी कर सकते हो आप। ठीक है, बक करके दिखा देता हूँ आपको। और बहुत सिंपल भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, बहुत सिंपल है। पहले हम जाएंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, और याद रखना फ्यूचर्स में लॉस नहीं करेगा बंदा। बैंक निफ्टी का कर लेते, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। ऑल हिस्टोरिकल डाटा कर लेते हैं, और फ्यूचर की एनालिसिस ऐसे ही की जाएगी। ठीक है, चाहे वो किसी की भी सेगमेंट की हो। बैंक निफ्टी की कर रहे हैं अभी हम, ये लो बैंक निफ्टी ही कर लो, 30 तारीख से ले लो, चलो 29 से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में हो जाती है। और इसे कंसिस्टेंटली कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, मतलब पर डे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की तो करनी ही चाहिए, क्योंकि वो तो इंडेक्स है ना, उसके बेसिस के ऊपर मार्केट चलता है। वॉल्यूम हटा दो, वैल्यू हटा दो, सब कुछ हटा दो। ठीक है, ये अब खुद ही बत देखना आप कि कैसे मार्केट की मूवमेंट चलेगी। देखो 29 को 19,000 के आसपास था, और सेटलमेंट प्राइस नीचे गए। थोड़ा स्टॉक की भी करेंगे, इसको प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर इसके इस दिन क्या हुआ है, इस दिन हुआ है शॉर्ट बिल्डर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया और पोजीशंस, ये हुआ लॉन्ग बिल्डर। ठीक है, पोजीशन साथ साथ चल सकती हैं, याद रखना। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट और ऊपर चला गया लेकिन पोजीशंस क्लोज हुई हैं यहाँ पे, जिन ओपन इंटरेस्ट माइनस में ना, इसलिए। तो यानी कि अगर माइनस माइनस में पोजीशंस हो जाएं और मार्केट ऊपर चला जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा। पोजीशंस क्लोज हो जाएं और मार्केट ऊपर चला जाए, इसका मतलब क्या है, रूल के हिसाब से, फ्यूचर सेगमेंट के रूल के हिसाब से, शॉर्ट कवरिंग में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितना भी शॉर्ट बिल्ड किया गया था सारा का सारा, उससे ज़्यादा पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं। तो यानी कि यहाँ पे मार्केट जो ऊपर गया है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से गया है। ठीक है, फिर पोजीशंस क्लोज हुई हैं। ठीक है, पोजीशंस फिर क्लोज हुई हैं अगले दिन भी,
लेकिन मार्केट नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशन बनाई गई थी उनको भी क्लोज कर देगा, मतलब कुछ नहीं कर रहे ये लोग, कोई भी अनडिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर शॉर्ट बनाने की कोशिश की गई है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, प्राइस नीचे गया। ठीक है, अब ये शॉर्ट बनाने की कोशिश की गई है, और फिर यहाँ पे फिर ऊपर से क्या कहते हैं वो हो गया पोजीशंस, फिर शॉर्ट बनाए। क्या हुआ यहाँ पर, ये लॉन्ग बिल्डअप है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये आज जो किया इन्होंने वो लॉन्ग बिल्डअप को, जो लॉन्ग बिल्डअप बना था इसको लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग कर दिया है, क्योंकि प्राइस भी नीचे गया है और वो भी लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप देख रहे हो, पहले शॉर्ट बिल्ड किया गया, फिर शॉर्ट कवरिंग आके मार्केट को ऊपर लाया है। ठीक है, यहाँ पे 30 तारीख को शॉर्ट बिल्ड किया गया, फिर मार्केट को ऊपर लाया गया शॉर्ट कवरिंग करके। ठीक है, फिर शॉर्ट बिल्ड अभी, अब देखो यहाँ पे क्या है सिचुएशन, कि इनकी ये वाली पोजीशंस क्लोज हो गई, शॉर्ट बिल्ड वाली क्लोज, क्योंकि इन्होंने इसका शॉर्ट कवरिंग कर दिया है। ठीक है, लॉन्ग बिल्ड वाली पोजीशंस, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो चुकी है। इनकी ओपन पोजीशन से वो देखते हैं कौन सी है, शॉर्ट बिल्ड शॉर्ट बिल्ड। ठीक है, लॉन्ग बिल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई है, यानी कि ये तीनों का, तो इनकी जो ओपन पोजीशंस बची हैं वो शॉर्ट बिल्ड वाली बची हैं। अब अगर कल को यहाँ पे डिसाइसिव है क्या, कि इनकी पोजीशंस जो ओपन है वो शॉर्ट वाली हैं, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ केवल, तो कल को अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। और ये लाइव मार्केट में पता लग जाएगा आपको, कैसे, ध्यान से देना आप। अब देखो कैसे, इसका एक तरीका भी होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रीवियस डे की सिचुएशन क्या थी, तभी आप इसको, फ्यूचर्स को भी आप एनालिसिस कर सकते हो। कैसे, ध्यान से समझना। अब देखो, ऑप्शन चेन पे गए, ये एक एक्स्ट्रा, ये आपको कंसिस्टेंटली नहीं देखना है, ये केवल आपको एक 15 मिनट बाद भी देखोगे ना, 15 मिनट बाद भी देखोगे, तब भी आपको इजीली पता लग जाएगा कि आज वो लोग क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। इसको ना रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं है, इसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर, ये भी नहीं कि भाई मतलब इसी पे नज़र गड़ा के रख दी और क्या कहते हैं कुछ देखा ही नहीं दूसरी चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक आइडिया होता है कि हाँ भाई फ्यूचर्स, तो याद रखना फ्यूचर्स में बहुत फ्रिक्वेंटली और हैवीली पोजीशंस को बिल्ड करना या क्लोज करना नहीं कर सकते वो आसानी से। ऑप्शंस में हो सकता है, फ्यूचर्स में नहीं हो सकता, और मैं फ्यूचर्स को और ऑप्शंस को दोनों को देखता हूँ, फ्यूचर्स को वैल्यू ज़्यादा देता हूँ। ठीक है, 15-20 मिनट भी देखोगे ना, 15-20 मिनट बाद भी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा हाँ भाई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले वाली सिचुएशन पता होनी चाहिए, यानी कि पहले की पोजिशंस क्या है उनकी पता होनी चाहिए। अब देखो, बैंक निफ्टी में देखना है मुझे क्या करना है, क्या कर रहे हैं वो लोग, मान लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी के ऊपर ये ऑप्शन चेन पे गया, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन खोली, फ्यूचर पे गया, है ना, बहुत सिंपल है, और ये आ जाए बैंक निफ्टी 26 अगस्त वाले ऑप्शंस में क्या कर, वो फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं वो, यहाँ पर आके चेक कर लो। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे गए, और ये नीचे जो है ना, ये नीचे
इसको प्लस के बटन को माइनस कर दो, ये नहीं। अब खुद देखो, आज प्राइस नीचे गिरा है, हम जानते हैं लाइव मार्केट में। अगर हम मार्केट वन डे की कैंडल देखें बैंक निफ्टी की, ठीक है, ध्यान से देखना, हमको पहले पता था कि वो लॉन्ग बिल्डअप हुआ हो रखा है। अगर हम कल की बात करें डाटा पॉइंट के हिसाब से, अगर हम कल इस एनालिसिस को करते तो हम जानते थे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ठीक है, जानते हैं हम एक दिन पहले लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ठीक है। अब इसको ना, आज मार्केट का मूवमेंट आया है बैंक निफ्टी का डाउन साइड का, ठीक है, ये आया। अभी क्यों आया है, क्या किया है यहाँ पे, क्या किया है, तो आपको कैसे पता लग जाएगा। अब आप ये मत समझना कि इसको, ये एक्शन होने के बाद पता लगेगा अपने को, नहीं, ये लाइव मार्केट में ही पता लग जाएगा आपको, याद रखना, लाइव मार्केट में ही पता लग जाएगा आपको। जब एक्शन हो रहा होगा तभी पता लग जाएगा, इसलिए इसका बेनिफिट भी है बहुत अच्छा। कैसे, ये देखो, ओपन इंटरेस्ट जो है आप, ये रहा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है आपका माइनस में दिखा रहा है, ठीक है, -3869, ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखो -3869, एडजस्ट होने के बाद ओपन इंटरेस्ट 81,000 बचा है। ओपन इंटरेस्ट छोड़ दो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखो, यहाँ पर ये क्या हुआ है, माइनस हुआ है ना। मतलब अगर आपको कल पहले से पता हो अगर कि भाई मेरा लॉन्ग बिल्डअप था कल और मार्केट आज गिर रहा है, सुबह से ही आपको ये दिख जाए, क्या दिख जाए कि भाई ये ओपन इंटरेस्ट जो है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो आज नेगेटिव में है, तो आप ना आसानी से पता लगा लोगे कि आज का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है, ठीक है, और डाउन साइड का ही ट्रेंड है। अब देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, अगर मैं इसको अगर दिमाग से यूज़ करना चाहूँ तो अब दिमाग लगाओ और किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब मैं कल की आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं किस तरीके से कल मार्केट को देखूंगा इस बार डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर, ठीक है। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना और मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मेरी बात समझो कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कल को मेरा मार्केट को अगर नीचे गिरना होगा, ठीक है, तो फ्यूचर्स में क्या मिलेगा अपने को, क्या कंडीशन मिलेगी, और ऑप्शंस में क्या कंडीशन मिलेगी, कोई बताएगा। कल को मेरे मार्केट को नीचे गिरना होगा तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों फंड में क्या कंडीशन मिलेगी आपको। ठीक है, या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगी या फिर शॉर्ट बिल्डअप मिलेगा फ्यूचर्स में, ठीक है, बिल्कुल, और कॉल राइटिंग दिखेगी आपको ऑप्शंस में, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक पकड़े आपने। अब स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में चेक करना आप 9:25 तक, कम से कम 10 मिनट देना मार्केट को, 9:25 तक आप देखना, ठीक है, क्या देखना कि फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। आप अपडेट भी करना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लाइव मार्केट में अपने स्टूडेंट्स वाले में, फ्यूचर्स में आपको देखना है कि क्या हो रहा है फ्यूचर्स में। स्टार्टिंग में 10 मिनट देना जरूर मार्केट को, जरूर देना, क्या हो रहा है फ्यूचर्स में आप बताना मुझे कल, ठीक है। कहाँ देखना है मैंने आपको बता दिया, ऑप्शंस में क्या हो रहा है वो तो आपको पता लग ही जाता है। जैसे कि मैं अगर बताऊं, निफ्टी मेरा 16,300 पे है, तो अगर मार्केट को गिरना होगा तो मैं जानता हूँ कि कॉल राइटर हैवी होंगे, कॉल राइटर हैवी होंगे, कहाँ पे होंगे, 16,300 के ऊपर, मुझे पता लग जाएगा ये चीज़, पहली चीज़, गुड, पता लग गया। अब इन कॉल राइटर के हेल्प से मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा,
इसको सर्टिफाई करने के लिए मेरा फ्यूचर्स के अंदर मुझे पता है या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होनी चाहिए, यानी कि इसका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, और या फिर शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए, यानी कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए लेकिन प्राइस नीचे जाना चाहिए। दोनों चीज़ दिख जाएंगी ना अपने को। तो वो दोनों चीज़ें अगर फ्यूचर्स भी सपोर्ट कर रहा है, फ्यूचर भी अगर सपोर्ट कर रहा है कॉल राइटिंग को, डेफिनेटली 110% मार्केट नीचे गिरेगी। कंफर्मेशन है, वहाँ पे आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हो या फिर कॉल राइटिंग की पोजीशन बना सकते हो। डेफिनेटली मार्केट नीचे गिर जाएगी, याद रखिए। दोनों जब दोनों कंडीशन एक साथ मीट होंगी ना, डेफिनेटली मार्केट उस तरीके से बिहेव जरूर करेगी, और ये आपको लाइव मार्केट में मिल जाएगा देखने को। ठीक है, फ्यूचर का प्राइस कहाँ देखना है ये भी बता देते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखना बस समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन फ्यूचर का प्राइस कहाँ देखना है? फ्यूचर का प्राइस देखना है यहाँ पे, जैसे कि ये है ना, ये देखो चेंज, फ्यूचर के प्राइस में क्या चेंज हुआ है वो देखना है आपको। फ्यूचर के प्राइस में चेंज हुआ है नेगेटिव, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का एक्शन हुआ है नेगेटिव। तो सिंपल बात है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग की गई है किसी के द्वारा, मतलब किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। क्लियर है ये चीज़ तो। अगर मैं निफ्टी की ही बात करूँ, व्हाट अबाउट निफ्टी? हाँ निफ्टी चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इफ दे ऑल आर अपोजिट ना, मतलब इफ, अब देखो यहाँ पे कॉल राइटर कैसे ट्रैप हो जाते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों। हाँ मिल जाता है, लाइव मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन 10 मिनट कम से कम मार्केट को जरूर देना। ये मत करना टूट के पड़ जाओ 10 मिनट के पहले पहले ही कि हाँ भाई, क्योंकि 10 मिनट तक ना मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंड को सेट करने के लिए पोजीशंस बना दी जाती हैं सुबह सुबह। मैं 10 मिनट तक तो कम से कम वेट करता ही करता हूँ, 9:25 तक। डाटा दोनों मिल जाएंगे आपको। और देखो याद करना, या एक चीज़, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अगर दोनों के डाटा डाटा जो है अपोजिट है तो क्या करें। देखो एक तरफ आपको मिल रहा है कॉल राइटिंग, ठीक है, तो कॉल राइटिंग से हो सकता है 50-60 पॉइंट का डाउन साइड मूव आ जाए, लेकिन वहाँ पे फ्यूचर्स में आपको मिल रहा है लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप। तो समझ लेना फ्यूचर्स को फॉलो करना है, फ्यूचर्स को। कॉल राइटिंग नहीं करनी, मतलब कॉल राइटर मरेंगे, फंसेंगे कॉल राइटर। ऑलवेज गिव द वेटेज टू द फ्यूचर, ठीक है। हम कहते हैं ना कभी कभी, अरे सर मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं। आप अब तो कम हो गए हैं फ़ोन, क्योंकि मैंने थोड़ा कम रिसीव करना शुरू कर दिया है, बिकॉज बीमारी थी थोड़ी सी। लेकिन मेरे को फ़ोन आते थे बहुत ज़्यादा, अरे सर कॉल राइटर बहुत ज़्यादा थे फिर भी मार्केट ऊपर क्यों चला गया, अरे सर हमारी एनालिसिस गलत हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर्स में किसी ने लॉन्ग कर रखा था। अभी समझ रहे हो आप इंपॉर्टेंस दोनों सेगमेंटों की? समझ रहे हो? ठीक है। इफ निफ्टी इज बुलिश, बैंक निफ्टी इज बेरिश, मींस बोथ शुड कम वन साइड अंटिल दे नॉर्मली। नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। निफ्टी तो अभी देखो, दोनों एक अलग सेगमेंट के, मतलब पार्ट दोनों एक ही चीज़ के हैं, मार्केट की पार्ट है दोनों चीज़। लेकिन निफ्टी जो है वो ब्रॉडर टर्म है, बैंक निफ्टी जो है वो छोटी है। मतलब बैंक निफ्टी जो है वो 30% वेटेज रखती है मार्केट में, लेकिन निफ्टी तो पूरा मार्केट का वो है, सार है, मतलब कंक्लूजन है, मैं कहना ये चाहता हूँ। और देखो निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी तो अभी तक ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंची, है ना। तो समझो दोनों एक अलग इंडेक्स हैं, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है, तो दोनों को अलग अलग ही ट्रीट करा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज निफ्टी देखो पूरा रिकवर कर गया,
पॉजिटिव में क्लोज हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी तो नहीं किया, है ना। तो समझो, अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कल आपको तो ये याद रखना है कि ऑप्शंस के अंदर किस प्लेयर की क्या पोजीशंस हैं, वो मैं आपको सिखा भी दूंगा, ठीक है। पहली चीज याद रखनी है आपको, अभी के हिसाब से 15,400 के ऊपर जो है कॉल राइटर एक्टिव है, प्रोप्राइटर की पोजीशंस हैं वो, मतलब 400 के ऊपर मार्केट को आसानी से नहीं जाने देंगे वो, और 300 के ऊपर भी सस्टेन, 300 के ऊपर सस्टेन हो गया ठीक है, नहीं तो 300 तक मार्केट क्लोज करेगा कल, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, याद रखना, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो आप जानते ही हो फ्यूचर्स के अंदर किस तरीके से आपको अपने रूल्स के हिसाब से एनालिसिस करनी है। दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, आप समझ रहे हो, दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। एक स्टॉक टाटा स्टील पकड़ के चलें, टाटा स्टील का एग्जांपल था, तो फ्यूचर्स देखो, कभी जभी भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा ना, इसका एनालिसिस मैं आपको सिखाऊंगा, एक्सेल शीट से पता लग जाएगा, ऑप्शन चेन कंप्लीट होगा ना तब पता लग जाएगा, उसकी टेंशन आप छोड़ दो, वो सिखा दूंगा मैं आपको। अभी फ्यूचर्स की बात करते हैं, और एट द मनी पे कॉल राइटर है कि नहीं वो तो आप देख ही सकते हो आसानी से। देखो, बैंक निफ्टी, सॉरी, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं यार, कोई भी ले लेते हैं, क्या करें, चलो टाटा स्टील लेते हैं, चलो आपने टाटा स्टील कहा था ना, टाटा स्टील ही लेते हैं। कहाँ गया, इसका फ्यूचर, स्क्रीन तो शो ही है, स्क्रीन तो मेरी शो है। आप लोग ना कल से अपडेट करना, स्टार्टिंग के 10 मिनट देने के बाद मार्केट में, कि आपको फ्यूचर्स पे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। डेली बेसिस पे करना, आपको सबको आपस में हेल्प मिल जाएगी, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका समझ में आ जाएगा कि आज के दिन मार्केट में चाहते क्या हैं लोग, ठीक है। मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ भैया, और लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पहले दिन की पोजीशंस क्या थी डाटा पॉइंट में। ऐसा नहीं होता है कि सुबह सुबह उठ के और क्या कहते हैं हम शुरू हो जाए कि आज से लॉन्ग अनवाइंडिंग है या फिर ये है, आपको पता होना चाहिए पहले क्या था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो घूम ही रहा है, कब तक घूमेगा। टाटा स्टील से शायद इसको प्यार नहीं है, कुछ और देखते हैं। एयू बैंक देख लेते हैं, अब ऐसा ना हो एयू बैंक से भी इसको थोड़ा सा परेशानी हो। स्टॉक फ्यूचर्स, चलो टाटा स्टील खोल देते हैं, ये लो टाटा स्टील,
ठीक है, इसको माइनस कर दो। आज का लाइव डाटा देखना के लिए साफ दिख रहा है अपने को। देखो टाटा स्टील आज के दिन क्या हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव में है और प्राइस भी पॉजिटिव में है, दिख रहा है ना। तो इसमें क्या हुआ है, लॉन्ग लॉन्ग बना है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है ना, यस या नो। तो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो प्राइस तो ऊपर जाना चाहिए कल भी टाटा स्टील का, यस या नो। चेक कर लेते हैं चार्ट टाटा स्टील का। लेकिन अब जाएगा कि नहीं जाएगा वो आपको कल सुबह भी देखना है, ऐसा नहीं है। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि कल लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं हो सकती। अभी के हिसाब से आपका दिमाग ये जरूर कहेगा कि हाँ भाई कल को टाटा स्टील ऊपर जा सकता है, लेकिन कल को भी तो आपको देखना होगा ना। देखो टाटा स्टील का आज का प्राइस अप था, ऊपर था वनडे का, है कि नहीं। तो कितना बढ़िया है, फ्यूचर्स का डाटा कितना इंपॉर्टेंट है, सोचो। ऑप्शन से ज़्यादा इजी भी है और ऑप्शन से ज़्यादा रिलायबल भी है। हाँ, ऑप्शंस में आपको फ़ायदा इस ऐसे हो सकता है कि ऑप्शंस आपको क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं क्या, कंफर्मेशन दे सकते हैं। जब ऑप्शंस का और फ्यूचर का डाटा दोनों का सेम होता है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग मिल सकती है। अब जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का बोल रहे थे कोई, उसका चेक कर लेते हैं। किसी भी स्टॉक का जो व्यू है वो आपको निकालना आ गया इस तरीके से। अब देखो जैसे रिलायंस एसबीआई किस किस में क्या क्या हुआ है चेक कर लो। देखो कोटक महिंद्रा बैंक की चेक कर लो। अब देखो कोटक महिंद्रा बैंक में क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। मतलब इसमें पहले के पोजीशंस लॉन्ग हुई होंगी कहीं ना कहीं। ये देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ है, प्राइस भी नीचे गया है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है, लॉन्ग साइड प्रॉफिट बुकिंग की है ना। क्लियर दिख रहा है। इसका हिस्टोरिकल डाटा भी चेक कर सकते हो आप कंफर्म करने के लिए। ये लो, इसका प्राइस क्या है, सेटलमेंट प्राइस, ये देखो। इसमें शॉर्ट कवरिंग चल रही थी फ्यूचर्स में ज़बरदस्त तरीके से, इसीलिए इसका प्राइस ऊपर आ रहा था बार बार। ये देखो 1640, ये देखो सारा माइनस में है, सारा का सारा पूरी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस में ही है। माइनस में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है तभी इसका पोजीशंस ऊपर आई है, मतलब प्राइस ऊपर आया है। इसका मतलब ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर यहाँ तक इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है 1780 तक। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और उसका लॉन्ग बिल्डअप का प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। समझ में आया, क्लियर हुआ कहानी। अच्छा, रेंज बाउंड मार्केट का क्या सिनारियो है दोस्त। देखो रेंज बाउंड मार्केट में ना किसी को कुछ मिलता नहीं है। रेंज बाउंड मार्केट का ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। मैं समझ रहा हूँ। रेंज बाउंड मार्केट में ना देखो ऑप्शंस को प्ले करने के लिए रेंज बाउंड मार्केट खेली जाती है। मतलब ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम डीके करने के लिए ही ऑप्शंस के प्रीमियम को डीके करने के लिए ही रेंज बाउंड मार्केट रखा जाता है। इसका कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। तो ऑप्शंस का प्रीमियम डीके करना है, इसीलिए केवल रेंज बाउंड मार्केट रखा है। बाकी रेंज बाउंड मार्केट के अंदर तो देखो रेंज बाउंड मार्केट रेंज बाउंड ही है, उसका कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है, और कब तक रहेगी ये आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंस बताया कि आपको रेंज बाउंड मार्केट के बाद क्या ट्रेंड आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई रेंज बाउंड मार्केट जब तक है आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि रेंज बाउंड मार्केट जब भी रेंज ब्रेक होगा तो कहाँ किस तरफ होगा वो इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता लगेगा, वो आपको फ्यूचर्स की पोजीशन से पता लग जाएगा।
है ना, फ्यूचर्स की पोजीशन से, फ्यूचर्स की पोजीशन से प्लस प्राइस एक्शन का जो रूल बताया ना, प्राइस एक्शन का रूल जो बताया है, प्राइस एक्शन का रूल भी जो बताया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वाला? मंथली देखो पहले, फिर वीकली देखो, फिर वनडे का देखो, और बड़ी कैंडल्स को देखना शुरू कर दो, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैं तो अभी भी ये समझ रहा हूँ कि जो अभी रेंज बाउंड मार्केट है ना, वो कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। इसका जो ब्रेकआउट होगा ना, वो मंडे को ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखना फ्यूचर्स के अंदर जो पोजीशंस बिल्ड होती हैं उसको लॉस नहीं करते वो लोग। और फ्यूचर्स में जो पहले पोजीशंस हो रखी हो किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो स्टॉक में हो चाहे वो इंडेक्स में हो, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर पता होंगी, जैसे बैंक निफ्टी में दोनों में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, और आपको मैंने बता भी दिया है कि अगर कल को मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर जो शॉर्ट बचे हुए हैं वो शॉर्ट्स को कवर करेंगे वो लोग, या फिर वो लोग लॉन्ग बिल्डअप करेंगे। जो भी होगा वो सुबह आपको 10 मिनट के अंदर अंदर दिख जाएगा। और फ्यूचर्स को फॉलो करना है, ऑप्शंस की पोजीशंस को फॉलो नहीं करना है, अगर कॉन्ट्रडिक्टरी है तो। अगर कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ईजी हो जाएगा आपके लिए। फिर तो दोनों सिचुएशन सेम है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। पुट सेलिंग पुट सेलिंग अगर एट द मनी पे हैवी है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो मार्केट नीचे नहीं गिर सकती, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। आप समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो आप सब लोग? और अगर कॉल और अगर डाउन ट्रेंड होना है मार्केट को, नीचे गिरना है मार्केट को, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। वहाँ पे केवल आपको देखना है कि कॉल राइटर हैवी होने चाहिए, प्लस फ्यूचर्स के अंदर भी कहीं ना कहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए। स्टार्टिंग 10 मिनट में आपको कंफर्म हो जाएगा दिन का ट्रेंड क्या रहेगा। ठीक है, तो कल से ये बताना आप सब लोग, उसमें मैं आपको हेल्प करूँगा, उसमें ग्रुप में हेल्प कर दूंगा। till what they need to follow this month future data, till what day। दोस्त ये आखिरी के 3 दिन में ही सारी पोजीशंस को क्लोज करते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि फ्यूचर्स के अंदर ना रोल ओवर हो जाता है, समझना मेरी बात को सभी लोग। ऑप्शंस के अंदर रोल ओवर नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जो प्रीमियम होते हैं वो 0 हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन तक। लेकिन ये फ्यूचर का डाटा कभी 0, वो फ्यूचर का जो प्राइस होता है ना, वो स्पॉट के या तो ऊपर चलेगा 15-20 पॉइंट, या फिर थोड़ा बहुत नीचे चलता है। तो यानी कि फ्यूचर्स को 0 करना, उसके प्राइस को 0 करना इम्पॉसिबल है। तो होता क्या कि फ्यूचर का डाटा जो है ना वो रोल ओवर हो जाता है, मतलब नेक्स्ट उसके अंदर नेक्स्ट मंथ के अंदर वो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। या तो वो इस मंथ में अपनी पोजीशंस क्लोज कर देंगे, या फिर वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अपनी पोजीशंस को एज इट इज, है ना। तो इसके अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कब तक हमें फॉलो करना है। ऑप्शंस के अंदर था कि हमें थर्सडे को तक नहीं फॉलो करना, मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले फॉलो नहीं करना, लास्ट वीक में नहीं करना। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अंदर डेली वही सीन है, डेली का इसमें यही है। इसमें कोई ऐसा कुछ एक्सपायरी डे वाले दिन केवल आपको फोकस करके रखना है कि हाँ भाई क्या होगा नेक्स्ट। एक्सपायरी डे वाला दिन आपको ये देखना है कि अगले दिन क्या नया बनेगा। मतलब केवल एक ही दिन इसमें ऐसा है कि जब आपको फॉलो नहीं करना, वो भी एक्सपायरी डे वाले दिन। और उसके जब नेक्स्ट मंथ का पहला दिन शुरू होगा, तो आपको ये फोकस रखना है कि क्या नई पोजीशंस बन रही हैं, आपको फॉलो मतलब वो ट्रैक करना होगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा कुछ साइन नहीं है, क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके नहीं होता ना, इसलिए। ठीक है, तो कल से क्या करना है, स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैं भी आपको अपडेट कर दिया करूंगा कि ऑप्शंस में कॉल राइटर हैवी है। आपको दोनों कब डालना है कि कॉल राइटर हैवी, कॉल राइटर प्लस फ्यूचर में क्या चल रहा है वो, प्लस इज इक्वल टू कंक्लूजन, एक लाइन में आ जाएगा। फ्यूचर प्लस ऑप्शंस इज इक्वल टू कंक्लूजन, खत्म। इतना करना है। ठीक है, चाहे किसी भी स्टॉक का डाल देना आप, जो भी आपको पसंद हो, चाहे निफ्टी का डाल देना, चाहे बैंक निफ्टी का डाल देना। आपको ना इसकी प्रैक्टिस 2-3 दिन कर लोगे ना, तो आपको एक तरीके से पता लग जाएगा
कि हाँ, लेकिन आपको ये और साथ में ये भी डालना है कि प्रीवियस डे का क्या क्या पोजीशंस थी फ्यूचर्स के अंदर। ऑप्शन में तो समझ में आता है, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस क्या थी प्रीवियस डे की। समझ में आ गया सबको? अब हेल्प मिल जाएगी आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड को, सबको इजी हो गया सबके लिए, थोड़ा आसान हुआ। थोड़ा 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो और भी आसान हो जाएगा। ट्रेंड जब दोनों तरीके के जो डाटा हैं जब एक ही डायरेक्शन दिखाएंगे, आप समझ लेना कि वो ट्रेंड कंफर्म ट्रेंड है। अपोजिट दिखाएंगे दोनों तरफ के डाटा तो समझ लेना कि फ्यूचर को फॉलो करना है। बार बार बता रहा हूँ, फ्यूचर को फॉलो करना है, फ्यूचर में लॉसेज नहीं करेंगे बड़े प्लेयर। ठीक है, चलो फिर कल देखते हैं कल कौन सा ही निकालते हैं। ठीक है, चलो फिर कल करते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए फिर इतना ही।